अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट होता है इस फील्ड के अंदर, उनमें से मैं भी एक हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही शौक़ पाया जाता है। मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 पर है और इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले हमें उन डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा, फिर कुछ डिवाइसेस का तस्करा है। आपके पास जितनी भी आजकल ज़माने में चीज़ें वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हैं, चाहे इवन कि आपका वो लैपटॉप हो, लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए चार्ज होती है। जो आपके पास मोबाइल्स हैं वो भी उसके जो चार्जर्स होते हैं, उनकी जो बैटरीज़ होती हैं, उनकी जो सर्किट डिज़ाइनिंग होती है वो बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा आपके पास जो इवन के जो फ़ैन होते हैं घर के अंदर वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल से भी इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की डिमांड है। इवन कि जो आप देखते हैं कि जो फैंसी लाइट्स होती हैं, इवन कि आपके घर में जो एनर्जी बल्ब हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, एक्सेट्रा, बहुत सा स्टफ़ है। जितनी भी रोशनी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के बलबूते पर है। इवन कि जो पोल्स पर आप देखते हैं कि लाइट्स वगैरह जल रही हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होती हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ी मार्केट होती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है उसके अंदर हम शुरुआत करते हैं बिगनिंग से। हमारे पास जो सबसे पहली इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो चैप्टर की डेफिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the flow of electrons। और आप ये बात जानते हैं कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? करंट। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये बात मेंशन है कि फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? करंट। यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जिसके अंदर करंट हो वो तमाम की तमाम किससे बिलोंग करेंगी? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़र्क करने में अभी यहाँ नहीं बैठा हूँ, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर फ़र्क जाके आपको समझ में आता है। अभी सेकेंड ईयर के लेवल पर आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहें या इलेक्ट्रिकल, बात एक ही होगी। जिसके अंदर करंट पाया जाए वो हर वो चीज़ कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स किसी एलिमेंट से मिलके बनता होगा। आपके पास जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है और मेटल होते हैं, कॉपर होता है, एलुमिनियम होते हैं। ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जिनमें से कुछ चीज़ें करंट को पास करवा देती हैं, कुछ चीज़ें करंट को रोक लेती हैं। एग्जांपल लाइक हमारे पास कॉपर है। कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। इसी तरह हमारे पास एलुमिनियम जो होता है वो भी गुड कंडक्टर होता है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, नाम मुझे भी सबके याद नहीं आ रहे। सिल्वर हो गया, ये भी हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। गोल्ड हो गया, ये भी हमारे पास गुड कंडक्टर होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते। एग्जांपल लाइक प्लास्टिक, वुड, इसके अलावा क्लोरीन एंड बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स या गैसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैड कंडक्टर भी होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ना तो ज़्यादातर इनको जो गुड कंडक्टर होते हैं इनको प्रेफर किया जाता है, ना तो जो ज़्यादा बैड कंडक्टर होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है और इस चैप्टर के अंदर जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा तस्करा है वो ना तो एक गुड कंडक्टर होगा, ना तो वो एक बैड कंडक्टर होगा, वो होगा सेमी कंडक्टर और उसका दूसरा नाम क्या होगा? सेमी
इंसुलेटर। इंसुलेटर आपको पता है बैड कंडक्टर को ही कहते हैं, जिसको हम दूसरे, ये तो एक नाम हो गया, ये दूसरा नाम हो गया, जो मशहूर नाम है वो इसका यही है, सेमीकंडक्टर। आपके पास सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज की यहाँ ज़रूरत है। केमिस्ट्री की नॉलेज के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपके पास 1A से शुरू होता था, फिर 2A आता था, और फिर उसके बाद बीच में पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लिस्ट होती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर 3A, फिर 4A, फिर 5A, फिर 6A, 7A, 8A, ऐसे होता था। आपने कभी नोट किया हो तो यहाँ हो रखा हुआ होता था हाइड्रोजन, उसके नीचे लिथियम, उसके नीचे सोडियम, यहाँ पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, कैल्शियम, आगे के एलिमेंट्स मुझे याद नहीं है इसके। जो ग्रुप 3A का होता था पहला एलिमेंट, जहाँ तक मुझे भी याद है, वो है बोरॉन। उसके बाद जो ग्रुप 4A का होता था वो था कार्बन, उसके नीचे होता था सल्फ़र, शायद, हाँ सल्फ़र। और इसके अलावा जो ग्रुप 5A का होता था वो 5A का होता था हमारे पास नाइट्रोजन, आर्सेनिक, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के नाम है। ग्रुप 3 के अंदर एलुमिनियम भी होता है हमारे पास। ऐसे ही ग्रुप 6A के अंदर हमारे पास जो होता है वो ऑक्सीजन होती है। ग्रुप 7A के अंदर हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और ग्रुप 8A के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी ही लिस्ट होती है, हीलियम, लीथियम, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को पढ़ाने का मकसद नहीं है इस वक्त मेरा, लेकिन उन एलिमेंट्स से, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कॉपर था, एलुमिनियम था, ये हमारे पास सिल्वर था, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, वैसे मैंने गलत लिख दिया, Ag होता है, और गोल्ड था। इसके अलावा प्लास्टिक, वुड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी चीज़ें थी ये तमाम मेरे पास क्या थे, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, उसके बगैर ये चैप्टर काफ़ी अधूरा होगा हमारा। तो हमारे पास जितने भी ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 3A तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैं क्या कह रहा हूँ, 1A से लेकर 3A तक। मैं अभी B एलिमेंट्स की जो बीच में रखे होते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं इस बीच वाले टेबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ A ग्रुप वालों की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे पास A ग्रुप में होते हैं, 2A ग्रुप में होते हैं, 3A ग्रुप में होते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझना है तो प्लीज़ अपने सामने एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर रखिएगा ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। आपके पास जितने भी ये 1A ग्रुप में होते हैं, 2A ग्रुप में होते हैं, 3A ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ पर वो जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंडक्टर प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि उनकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तभी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम भी ग्रुप 3A के अंदर है, और आप जानते हैं एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 और ग्रुप 8 इनकी तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर मेटल्स की तादाद ऑलमोस्ट 0% मिलती है। यहाँ पर मेटल्स की तादाद मिलती है लेकिन वो इतने अच्छे मेटल्स भी नहीं होते, और इसके अलावा जो हमें नॉर्मल मर्रा के यूज़ के लिए चाहिए होते हैं एलिमेंट्स वो सलाहियत नहीं रखते। इसीलिए जो भी हमारे पास कंडक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप 1A से होते हैं, या तो ग्रुप 2A से होते हैं, या तो ग्रुप 3A से होते हैं। और जो हमारे पास ज़्यादातर इंसुलेटर होते हैं यानी कि जो बैड कंडक्टर होते हैं वो ज़्यादातर ग्रुप 5 से, ग्रुप 6 से, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 से होते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। आपने नोट किया होगा मैंने ग्रुप 1 से 3A की बात करी है, 5, 6, 7, 8 की बात करी है, बट वेयर इज़ ग्रुप 4? आप ये बात नोट कर सकते हैं कि 1A से लेके 3A तक वो तमाम थे जो एक बेहतरीन कंडक्टर के तौर पर साबित हो रहे थे, और ग्रुप 5 से लेके 8 तक वो हैं जो एक बेहतरीन इंसुलेटर के तौर पर साबित हो रहे हैं। तो व्हाट अबाउट ग्रुप 4?
ग्रुप 4 क्या कंडक्टर में जाना चाहिए या इंसुलेटर में जाना चाहिए? ग्रुप 4 ना तो कंडक्टर में जाता है ना तो इंसुलेटर में जाता है, ग्रुप 4 जाता है आपके पास डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में, क्योंकि वो ऐसा एक जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर उसके पास ना तो अगर वो इस राइट साइड पे चला जाता है अपनी तो वो एक इंसुलेटर बन जाएगा, अगर लेफ़्ट साइड पे चला जाता है तो वो एक कंडक्टर बन जाएगा, लेकिन ना तो वो राइट साइड पे होता है ना तो वो लेफ़्ट साइड पे होता है, वो होता है दरमियान में आपके पास। तो हमारे पास जितने भी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम वो क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर। ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तो नहीं कहूँगा, मेजॉरिटी या जो ऊपर के 2 एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेमीकंडक्टर हमारे पास। अच्छा, जो हमें इस चैप्टर के अंदर जिन सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना है वो है हमारे पास एक तो सिलिकॉन और जो दूसरा है हमारे पास वो है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही मशहूर सेमीकंडक्टर होते हैं और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जाएंगे तो इन एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी पूरे करेंगे और डिवाइसेस भी बनाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड या किसी भी फील्ड में जाते हैं वहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर का यूज़ आना चाहिए और उसकी डिवाइसेस, लेकिन वो यूनिवर्सिटी की बात है। बहरहाल मैंने इतनी डिटेल क्यों बताई है आपको, क्योंकि अब जो हमारी डेफिनेशंस आएंगी उनके अंदर इन तमाम चीज़ों का बहुत ही यूज़ होगा और आगे जितनी भी चीज़ें हमने डिवाइसेस पढ़नी हैं उसके अंदर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर का जब नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है हमें करंट के मुतालिक डील करना पड़ेगा। तो करंट को कौन कौन कंडक्ट कर सकता है, करंट को कौन कौन कंडक्ट नहीं कर सकता और करंट को कौन ज़्यादा बेहतर कंडक्ट कर सकता है, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा जो डेफिनेशन प्रोसेस है हमारे पास हमारे पास जो मेन डेफिनेशंस हैं वो है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड आपके पास वो बैंड होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास वो फ्रीली घूम सकते हैं। ये आपके पास किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि एक एलिमेंट मैं बनाता हूँ, लेट सपोज मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक एल्यूमिनियम। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम किस टेबल से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 3A से। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? आखिरी वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास ग्रुप 1A से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस शेल में यानी कि जो आखिरी शेल होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ 1 होगा। अगर हमारे पास कोई ग्रुप 2A से बिलोंग करता है तो 2 होंगे वैलेंस शेल के अंदर, यानी आखिरी शेल में उसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3A से बिलोंग करता है तो उसके आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथे में है तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन, पाँचवें में तो सिर्फ 5, छठे ग्रुप में है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सातवें में है तो 7 और अगर 8वें में तो 8। एल्यूमिनियम के बारे में लेट सपोज मैं तस्करा करता हूँ तो कोई सा भी एलिमेंट ले लें, एल्यूमिनियम लें, को कार्बन ले लें, कभी कुछ भी ले लें, आपके पास ये जो आखिरी शेल कहलाता है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? अभी वैलेंस शेल के अंदर। अभी ये करंट कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस एलिमेंट को जब हीट किया जाएगा तो इनके ऊपर एक और बैंड होता है, वो बैंड कहलाता है आपके पास कंडक्शन बैंड। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने शेल से जम कर अपने आखिरी शेल पे जब होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं, वैलेंस शेल से जब वो जम करके कंडक्शन बैंड पर चला जाता है तो उसके बाद उसके अंदर ये सलाहियत आ जाती है कि वो एक करंट की तरीके से प्रोसेस कर सके। यानी कि हम जो कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई सा भी एलिमेंट उठाया वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप जब उस एलिमेंट को हीट करोगे या किसी भी तरीके से एनर्जी दोगे तो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो जम कर और ऊपर आ जाएंगे और जो आखिरी बैंड कहलाता है वो कहलाता है कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री हो जाता है और अब वो जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे घूम सकता है। तो अगर आपको करंट का फ़्लो करवाना है
तो आपके इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल के अंदर बैठा हुआ होता है उसको कहाँ से कहाँ पर पहुँचना है, वैलेंस शेल से उठकर, या अंदर के जितने भी शेल्स आपके पास बने हुए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए होंगे आपके पास, जिस जगह पर भी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसको उठकर कहाँ पहुँचना है, कंडक्शन बैंड पर पहुँचना है। कंडक्शन बैंड पर पहुँचने के बाद वो करंट को फ्लो कर पाएगा। आपको वैलेंस शेल भी समझ में आ गया, द लास्ट शेल ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल। और कंडक्शन बैंड जो होता है आपके पास क्या होता है, जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकें। अच्छा, कंडक्टर और वैलेंस शेल की डेफिनेशन में इतनी क्यों डीप करके बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज़ में हर साल या हर 2 साल में ये एक एमसीक्यू ज़रूर आता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस शेल के दरमियान जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि वैलेंस शेल अंदर की तरफ है, कंडक्शन बैंड बाहर की तरफ है। तो अगर मैं कुछ डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसी बनेगी कि मेरा जो कंडक्शन बैंड है वो यहाँ ऊपर की तरफ है, जो मेरा वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है सॉरी, वो मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ है। इस वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो फ़र्क होता है वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप कहलाता है। ये एमसीक्यूज़ में बहुत बार पूछा गया, आपको 10 ईयर जब खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एमसीक्यू बहुत जगह मिलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज़ सेड टू बी एज फॉरबिडन गैप। इसके अलावा जो हमारे पास अब हम एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं। अभी तक हम जो मेटल की डेफिनेशन पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे कि मेटल वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो एक गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि जो करंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लो कराते हैं। जो हमारे पास इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़ीरो होती है ऑलमोस्ट। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कि जो ना तो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना ही ज़्यादा अच्छे इंसुलेटर होते हैं, वो मॉडरेट होते हैं। तो आज हम एक काम करते हैं, इसी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की एक नई डेफिनेशन बनाते हैं, जो कि हमारे पास बोर्ड में सेकेंड ईयर के लेवल पे पूछी जाती है। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए बहुत आसान होगा करंट को फ़्लो कराना। करंट को जब फ्लो कराना आसान है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल से निकल के कंडक्टिव बैंड में जाना बहुत ही आसान है। और अगर ये इसके लिए बहुत आसान है तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऑलमोस्ट ज़ीरो तो ज़ाहिर सी बात नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत ही करीब होते हैं ये लोग। तो कंडक्टर वो होता है जिसके दरमियान फॉरबिडन गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। फॉरबिडन गैप जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर, 0% के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब नज़रअंदाज किया जा सकता है उस डिस्टेंस को, क्योंकि वो इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं कि उसे अहमियत दी जाए। जो हमारे पास कंडक्टिव इंसुलेटर के अंदर कंडक्टिव बैंड होते हैं और जो वैलेंस शेल होते हैं, आप ये जानते हैं कि इंसुलेटर एक बैड कंडक्टर होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल के अंदर है उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कंडक्टिव बैंड में जा सके। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब तभी हमारे पास फॉरबिडन गैप इंसुलेटर में बहुत ही लार्ज होता है। और अगर कंडक्टर के दरमियान कोई गैप नहीं है, इंसुलेटर के दरमियान बहुत ही गैप है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो सेमी कंडक्टर होंगे उनके अंदर जो गैप होगा हमारे पास वो मॉडरेट होता है। यानी कि अगर आप उसे ज़्यादा हीट दें तो वो चला जाएगा, प्रॉब्लम तो करेगा शुरू में, लेकिन वो चला जाएगा। इंसुलेटर के अंदर जा ही नहीं पाता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जो 3 डेफिनेशंस बनी है वो क्या बनी है कि फॉरबिडन गैप अगर हमारे पास बहुत ही कम हो तो वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टर की। अगर हमारे पास फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। अगर हमारे पास फॉरबिडन गैप मॉडरेट हो तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास सेमी कंडक्टर। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशंस आपको समझ में आई होंगी। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो पीएन सब्सटेंस के मुतालिक होगा। सो थैंक यू सो मच।